नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अभी 3 बजे ही हमारी क्लास हुई है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसका देखिए आपका परीक्षा 6 जुलाई को ही है, यानी कि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा। उसी के रिगार्डिंग देखिए हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज़ चल रही है। तो अभी 3 बजे देखिए हमारी जीके की क्लास हुई है, अब शाम के 6 बजे, जैसे कि मैंने टाइम में आपको बताया था कि शाम के 6 बजे अब हमारी जो क्लास होगी वो कॉमर्स की होगी, कॉमर्स के बच्चों के लिए होगी। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2014 के, जैसे 2014 का ही हम लोग देखिए जीके का क्वेश्चन देखे थे, तो 2014 के यूपी बीएड में जितना भी कॉमर्स का क्वेश्चन आया था वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने कॉमर्स का 2014 का यूपी बीएड का क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। ठीक, क्योंकि बच्चों का परीक्षा देखिए यूपी बीएड का 6 जुलाई को ही है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके और वो सारे बच्चे अच्छा रैंक स्कोर कर सकें। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने शाम के 6 बजे वाली क्लास कॉमर्स की शुरू करते हैं, जो यूपी बीएड 2014 के पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2014 के पेपर का पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यूपी बीएड का पहला पेपर का देखिए आपसे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। ध्यान से दीजिएगा, कॉमर्स के एक्चुअली यूपी बीएड के लिए नहीं, कॉमर्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए कंपनी एक्ट 1956 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आशय दिए गए हैं। धारा मतलब जो कंपनी एक्ट 1956 है, तो अब तो हम लोग जान रहे हैं कंपनी एक्ट 1956 ना होकर कंपनी एक्ट 2013 हो चुका है। ठीक, तो फिलहाल ये 1956 की बात कर रहा है। तो 1956 में जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है उससे संबंधित जो सेक्शन दिया गया है वो कौन सा सेक्शन है, तो याद रखिएगा वो सेक्शन 227 था। नेक्स्ट देखिए, वैधानिक लेखा परीक्षा आवश्यक है। जो आपका वैधानिक लेखा परीक्षा होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं, जो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए ये आवश्यक होता है, पब्लिक तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई साझेदार फर्म पंजीकृत नहीं है, यानी कि कोई साझेदारी फर्म जो है, कोई पार्टनरशिप फर्म जो है वो पंजीकृत नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक, तो वो देखिए व्यवसाय जारी नहीं रख सकती, बिल्कुल रख सकती है। लाभ नहीं कमा सकती, बिल्कुल कमा सकती है। तृतीय पक्ष के विरुद्ध अपने दावे को प्रवर्तित नहीं कर सकती, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर किसी कंपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो देखिए तृतीय पक्ष के विरुद्ध कभी भी अपना दावा पेश नहीं कर सकती। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एकल आदेश यूनिटी ऑफ कमांड से तात्पर्य है कि एक से अधिक, देखिए एकल आदेश में से क्या तात्पर्य है कि ये आदेश जो आए हमेशा एक ही अधिकारी से आए, तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बनेगा अधिकारी यानी कि बॉस ना हो। क्लियर, तभी वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की लेखा परीक्षा में संगठन की योजनाओं तथा नीतियों की विस्तार से जांच की जाती है, यानी कि किस प्रकार की लेखा परीक्षा में जो संगठन होता है, संगठन की योजनाओं तथा नीतियों की विस्तार से जांच की जाती है, तो याद रखिएगा ये प्रबंधन लेखा परीक्षा में होता है, जहां नीतियों और योजनाओं की विस्तार से जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, लेखा परीक्षा का ध्येय होता है, यानी कि जो लेखा परीक्षा होता है आपका उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, किसी छल का पता लगाना, लिपिक त्रुटियों का पता लगाना, सैद्धांतिक त्रुटियों का पता लगाना या उपयुक्त सभी। तो देखिए लेखा परीक्षा का ये सारा का सारा उद्देश्य होता है। 57 देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्यवसायिक संगठनों में साम दाम दंड भेद, ठीक, कैरेट एंड स्टिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि व्यावसायिक किस व्यावसायिक टाइप के संगठनों में, मतलब व्यावसायिक संगठनों में क्यों साम दाम दंड भेद तकनीक का प्रयोग किया जाता है, अनुपस्थिति को घटाने हेतु, अभिप्रेरण हेतु, प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु या कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु। तो याद रखिएगा व्यावसायिक संगठनों में साम दाम दंड भेद इन सब का प्रयोग अभिप्रेरण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा था 58, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय
नहीं है, राजस्व व्यय है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। निम्न में से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? राजस्व व्यय है। क्लियर? तो राजस्व व्यय जैसे आप लोग जानते हैं रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार मतलब होने के नेचर्स के होते हैं। फैक्ट्री भवन के विस्तार है तो फैक्ट्री भवन देखिए आप एक ही बार विस्तार कराते हैं 10 साल 15 साल 20 साल में, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। किसी भवन की खरीद की कानूनी लागत, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पूर्ण स्वामित्व भवन खरीद, ये भी देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पुराने भवनों की रंगाई की लागत, यही आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो 58 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आपसे क्या कह रहा है। किसी परिसंपत्ति की लागत निस्तारण, किसी परिसंपत्ति की लागत निस्तारण तथा उपयोगी जीवन काल 10,000, 1,000 और 3 वर्ष, यानी कि इसकी लागत देखिए 1,000 है, निस्तारण मतलब कि इसका स्क्रैप मूल्य दे दिया है 1,000 रुपये, इसका देखिए जो लाइफ है वो 3 साल का है। वर्ष अंक को जोड़ प्रणाली यानी कि सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड से प्रथम वर्ष हेतु ह्रास मूल्य होगा, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना होगा। तो देखिए आप लोग सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड से कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे द टोटल ऑफ डिजिट्स। टोटल कितने डिजिट्स होंगे हमारे, तो इसका देखिए कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है n+1 बाई 2। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखिए कितने साल तक बोला था ये आपको करना है, देखिए 3 साल तक का उस मशीन का वैल्यू है, मतलब 3 साल तक उस मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। तो n की वैल्यू यानी कि 3, तो देखिए 3 ब्रैकेट पे 3+1 बाई 2, तो यानी कि 3 इंटू 3 1 4 बटा 2, 2 से इसको काटें 2 बार में गया, तो देखिए टोटल कितना आ गया नंबर ऑफ डिजिट 6। अब इस आधार पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रीशिएशन। तो देखिए वो कैसे करते हैं हम लोग, वेट अ सेकेंड। तो देखिए डेप्रीशिएशन बराबर टोटल ईयर्स देखिए कितने थे हमारे 6, हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आया, सॉरी टोटल ईयर्स देखिए 3 थे और हमारा नंबर ऑफ डिजिट आया देखिए 6, इंटू उस एसेट्स की देखिए वैल्यू कितनी थी, उस एसेट्स की वैल्यू देखिए आपकी थी 10,000 रुपये और उसका देखिए जो स्क्रैप वैल्यू था वो 1,000 रुपये था। तो एसेट्स की वैल्यू देखिए यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपये माइनस उसका रिड्यूसल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू 1,000। तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3/6 इंटू 9,000, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से इसको काटेंगे तो 4500, यानी कि देखिए जो हमारा डेप्रीशिएशन आएगा वो कितना रुपए आएगा, 4500 रुपये। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, द टोटल ऑफ डिजिट्स और फिर उसके बाद से डेप्रिसिएशन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आई गेस आप लोग ले लिए होंगे। पीडीएफ देखिए आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो जाइए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखिए आपका बन जाएगा 4500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटियां कच्चे मिलान यानी कि ट्रायल बैलेंस द्वारा पता नहीं चलती, यानी कि निम्न में से कौन सा एरर होता है जो ट्रायल बैलेंस द्वारा पता नहीं चलता, कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस द्वारा पता नहीं चलता। कंपनसेंट्री एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ ओमिशन या नन ऑफ या ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी प्रकार के एरर्स का जो पता होता है वो ट्रायल बैलेंस से हम लोग नहीं लगा पाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 क्या कह रहा है आप लोगों से, लाभांश यानी कि डिविडेंड तथा कर सहित सभी दावों का भुगतान कर दिए जाने के पश्चात कंपनी के पास उपलब्ध निधि को कहते हैं। यानी कि जब कंपनी आपका डिविडेंड भी पे कर देती है, टैक्स भी पे कर देती है और जितने उसके दावे हैं कंपनी पे जितने भी क्लेम किए गए उन सभी का भुगतान कर देती है, तो उसके बाद जो कंपनी के पास बचता है उस निधि को, उस फंड को क्या कहा जाता है, ठीक। तो उसको याद रखिएगा हमेशा हम लोग धारित अर्जन कहा जाता है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग उसको कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 62 देखिए क्या कह रहा है, कोई उत्पाद परांत यानी कि प्रोडक्ट रेंज किस मामले में सबसे अधिक होता है, यानी कि कोई प्रोडक्ट रेंज
किस मामले में सबसे अधिक होता है? श्रृंखला भंडारण से, यानी कि क्या बोलते हैं, चेन स्टोरेज से, डिपार्टमेंटल स्टोर से, स्पेशलिटी शॉप से, या वन प्राइस शॉप से, यानी कि श्रृंखला भंडार, विभागीय भंडार, विशिष्ट वस्तु विपणी, या एक मोल विपणी। तो याद रखिएगा जो प्रोडक्ट रेंज होता है वो आपका विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर से सबसे अधिक मतलब इंटर रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रजातांत्रिक प्रकार का संगठन है? कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रजातांत्रिक याद रखिएगा प्रकार का संगठन है? क्वेश्चन नंबर 63 है ये। तो ये याद रखिएगा जो आपका कमिटी होती है वो हमेशा एक प्रजातांत्रिक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑडियर शब्द का मतलब क्या होता है? ऑडियर शब्द का मतलब क्या होता है? तो ऑडियर शब्द का मतलब याद रखिएगा सुनना होता है। ठीक, लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आपसे क्या कह रहा है। चालू खाता लेन देन के अंतर्गत कौन सी मदें शामिल नहीं होती हैं? यानी कि जो चालू खाता लेन देन होता है उसमें कौन सी मदों को शामिल नहीं किया जाता है? सेवाएं, स्वर्ण की गैर मौद्रिक क्रियाएं, एक पक्षीय हस्तांतरण या निवेश। तो याद रखिएगा चालू खाता लेन देन में हम लोग कभी भी स्वर्ण की गैर मौद्रिक क्रियाओं को शामिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। विदेशी ऋण एवं निवेश का प्रवाह प्रभावित करता है, यानी कि जो विदेशी ऋण होते हैं और जो निवेश होता है तो इनका देखिए जो प्रवाह होता है वो किससे प्रभावित होता है? व्यापारिक संतुलन को, चालू खाता संतुलन को, पूंजी खाता संतुलन को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो विदेशी ऋण और निवेश का प्रवाह होता है ये हमेशा आपके पूंजी खाता संतुलन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निक्षेपगारों और म्यूचुअल फंड्स का प्रत्यक्ष निरीक्षण कौन करता है? यानी कि निक्षेपगारों और म्यूचुअल फंड का प्रत्यक्ष निरीक्षण कौन कर सकता है? एनबीएफसी, आरबीआई, सेबी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये सब आपके कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया? कैपिटल मार्केट से। और कैपिटल मार्केट की आप लोगों को पता होगा जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है जिसके पास निरीक्षक का अधिकार होता है वो होता है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉल या नोटिस मुद्रा बाजार में, कॉल मुद्रा बाजार में या नोटिस मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिभागियों को कारोबार करने की अनुमति होती है? यानी कि कॉल्स या नोटिस मुद्रा बाजार में किन प्रतिभागियों को कारोबार करने की अनुमति होती है? तो सभी बैंक के, प्राथमिक व्यापार और म्यूचुअल फंड्स के पास, सभी कॉर्पोरेट, केवल वाणिज्य बैंक, या उपयुक्त सभी? तो केवल ऑप्शन ही गलत हो जाता है। तो सी गलत, तो ऑब्वियसली डी भी गलत। तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन ए, सभी बैंक तथा व्यापारिक और म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया जाता है कॉल्स या नोटिस मुद्रा बाजार में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 आपसे क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड का चालू अनुपात यानी कि करंट रेशियो 2:1 है तथा लिक्विडिटी अनुपात यानी कि तत्काल अनुपात, क्विड रेशियो तत्काल अनुपात 1.5:1 है। इसकी चालू देताएं 80,000 रुपये, तो स्टॉक का मूल्य क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में देखिए आपका करंट रेशियो दे दिया है 2:1, ओके। क्विक रेशियो आपका दे दिया है 1.5:1, ठीक। और आपका देखिए जो चालू देताएं यानी कि करंट लाइबिलिटी देखिए जो आपका दे दिया है वो दे दिया है आपका 80,000 रुपये। तो आपसे सवाल में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बताइए स्टॉक कितना होगा, स्टॉक का मूल्य आपसे पूछ रहा है, ओके। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, वेट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन में देखिए आपका जो करंट रेशियो दिया हुआ था उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है हमारा, आप लोग पढ़े होंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्लियर। तो करंट रेशियो देखिए आपका दिया था 2:1 यानी कि 2/A1। करंट एसेट्स देखिए हमको नहीं पता है और करंट लाइबिलिटी देखिए हमारी दी थी 80,000 रुपीज़, ओके। तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू हम लोग देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें और 80,000 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 में, तो 82 जा क्या बोलते हैं 1,60,000, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई देखिए जब करंट एसेट्स में करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए करंट एसेट्स हमारा आ गया
1,60,000। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन में आपका क्विक रेशियो दिया था। क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो क्विक रेशियो का देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्विक एसेट्स, जिसको लिक्विड एसेट्स भी कहा जाता है, अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक रेशियो आपका देखिए 1.5:1 दिया था, यानी कि अपॉन 1। क्विक एसेट्स को जो हम लोग लिखते हैं ना, इसका होता है फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो दिया नहीं था, तो इसीलिए सिर्फ स्टॉक लेंगे यहाँ पे, यानी कि इन्वेंट्री। और करंट लाइबिलिटी देखिए हमारी है 80,000 रुपये। क्लियर। फिर देखिए हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 80,000 इधर आएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 80,000 इंटू 1.5 यानी कि 1,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स। देखिए हम लोग सॉल्व किए, तो करंट एसेट्स हमारा आया 1,60,000 माइनस स्टॉक। क्लियर। तो स्टॉक देखिए माइनस में इधर आके प्लस बनाएगा, तो स्टॉक इज इक्वल टू, अब देखिए 1,60,000 ये प्लस में है, और ये जब आपका इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1,60,000 माइनस 1,20,000, यानी कि देखिए जो स्टॉक की वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 40,000 रुपीज़। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, तो आइए इसका अब आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 था, तो 69 का देखिए हमारा क्या आंसर आया, 40,000, ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ पढ़िए। बोला किसी कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है, इसकी बिक्री पर लाभार्जन 8% है। बिक्री पर लाभ, याद रखिएगा, बिक्री पर लाभ दिया 8%। कुल बिक्री पूंजी से 5 गुना है। कुल बिक्री जो हो रही है वो पूंजी से 5 गुना है। तो निवेश दर पर लाभ क्या होगा, तो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए उस पर जो हमको लाभ मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो कितना होगा। क्लियर। इसका आंसर देखिए आएगा आपका 40%। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आपसे क्या कह रहा है, शुद्ध विक्रय का कार्यशील पूंजी से अनुपात कहलाता है। यानी कि जो शुद्ध विक्रय आपका नेट सेल्स होता है, उसका जो वर्किंग कैपिटल के साथ रेशियो होता है, यानी कि नेट सेल्स का इस टू कैपिटल, सॉरी, नेट सेल्स का देखिए जो रेशियो होता है आपका वर्किंग कैपिटल के साथ, वो क्या कहलाता है, तो वो याद रखिएगा हमेशा कार्यशील पूंजी विक्रय अनुपात कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आपसे क्या कह रहा है। पीडीएफ बार बार देखिए कह रहा हूँ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 72 ध्यान से देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंश प्रीमियम खाते में वृद्धि है। जब हम लोग का अंश प्रीमियम खाते यानी कि शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को देखिए जब बढ़ता है तो क्या कहलाता है, कोषों का प्रयोग, कोषों का स्रोत, कोष का कोई प्रवाह नहीं, या कोषों का प्रयोग एवं स्रोत दोनों। तो याद रखिएगा जब प्रीमियम खाता बढ़ेगा आपका, तो ये आपका कोषों का स्रोत कहलाएगा। कंपनी का निर्माण साधारणतः होता है, जो कंपनी का निर्माण होता है वो साधारणतः कैसे होता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो कंपनी का निर्माण याद रखिएगा सामान्य नियम द्वारा कर लिया जाता है। एक्चुअली देखिए कंपनी का निर्माण संसद के विशेषाधिकार नियम से भी होता है, जैसे आरबीआई हुआ, एलआईसी हुआ, इन सब कंपनियों का निर्माण देखिए संसद द्वारा ही हुआ है, लेकिन विशेषाधिकार अधिनियम द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए सामान्य नियम जो कंपनीज एक्ट 2013 बना है या जो उसके पहले थे, उसी के माध्यम से कंपनी का निर्माण कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कीमत, सीमांत आगम तथा लोच एक दूसरे से संबंधित हैं जब E इज इक्वल टू 1 है। तो याद रखिएगा जब कीमत, सीमांत आगम तथा लोच एक दूसरे से जब संबंधित होते हैं, जब E इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस परिस्थिति में जो MR होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा आपका वो 0 के बराबर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन आप लोग देखा करिए, तभी इसलिए आप लोग आंसर भी परीक्षा में कर पाएंगे। तो देखिए 75 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक प्रतिकारी व्यापार नहीं है। इसमें से कौन सा आपका वाणिज्यिक प्रतिकारी व्यापार नहीं है, याद रखिएगा पूछा है नहीं है। क्लासिक वस्तु विनिमय,
जिसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता था, प्रति खरीद का या जवाब खरीद, पूर्व क्षतिपूर्ति या वापस खरीद समझौता। तो देखिए जो वापस खरीद समझौता है वो वाणिज्य प्रतिकारी व्यापार नहीं है, इसमें प्रतिकार नहीं होता है क्योंकि इसमें तो वापस अपने ही सामान को खरीद ले रहे हैं, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आपसे क्या कह रहा है। बिक्री की अवधारणा सर्वाधिक संभावित रूप से उन फर्मों द्वारा उपयोग में लाई जाती है जो निम्नलिखित वस्तुएं बेचती हैं। यानी कि बिक्री की जो अवधारणा होती है वो सर्वाधिक संभावित रूप से किस फर्मों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक, सुविधाएं वस्तुएं, सौदाकारी वस्तुएं, विशिष्टताएं वस्तुएं या अनिश्चित वस्तुएं। तो याद रखिएगा जो बिक्री की अवधारणा सर्वाधिक संभावित रूप से अनिश्चित वस्तु के फर्मों द्वारा में लाई जाती हैं। ठीक, 76 का डी भी हो गया आपका। अब 77 की तरफ पढ़ते हैं। क्रय के स्थान से प्रतिस्थापन करने के स्थान तक लाए जाने वाले उपकरण के लिए भुगतान किया गया बीमा व्यय किस प्रकार का व्यय होता है। यानी कि मान लीजिए जहाँ पे आप एसेट्स को खरीद रहे हैं, ठीक, वहाँ से फिर क्या बोलते हैं, क्रय के स्थान से प्रतिस्थापन करने के लिए, प्रतिस्थापन करने के स्थान तक लाए जाने के लिए उपकरण, यानी कि जहाँ पे मान लीजिए आप एसेट्स खरीद रहे हैं वहाँ से फिर जहाँ पे आपको मशीन इंस्टॉल कराना है वहाँ पर लाए जाने के लिए, जो हम लोग देखिए रास्ते में कोई दुर्घटना न हो जाए उस दुर्घटना से बचने के लिए बीमा व्यय जो करवाते हैं, बीमा कराते हैं, तो उस बीमा का व्यय देखिए किस प्रकार का व्यय कहलाता है। यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो ये देखिए पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स पे हो रहा है। 78 देखिए आपसे क्या कह रहा है। आंतरिक जांच की एक अच्छी प्रणाली की विद्यमानता काफी हद तक कम कर देती है। ठीक, लेखा परीक्षक के कार्य को, लेखा परीक्षक के दायित्वों को, न तो लेखा परीक्षक के कार्यों और ना ही दायित्वों को, या लेखा परीक्षक के कार्यों व दायित्वों को, दोनों। ओके, तो याद रखिएगा जो आंतरिक जांच की अच्छी प्रणाली होती है वो लेखा परीक्षक के कार्य को कम कर देती है थोड़ा, क्योंकि वो आश्वासित हो जाता है। कंपनी की कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है आपको बतानी है। तो कंपनी की मुकदमा चलाने की क्षमता तथा कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल चलाया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, हाँ इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सीमित दायित्व, तो हाँ कंपनी आपकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ की होती है। अंशधारी और कंपनी परस्पर एक दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, तो अंशधारी और कंपनी देखिए जो होते हैं आपके प्रतिनिधि नहीं होते, तो इसका आंसर देखिए 79 का डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक सूत्रधारी कंपनी जो किसी अन्य कंपनी की क्षमता अंश पूंजी के आधे से अधिक की मालिक हो। क्लियर, एक कंसोलिडेटेड कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के 50% शेयर से ज़्यादा की मालिक हो, वो कंपनी अधिकृत आधे से अधिक शेयर्स की मालिक हो, तो उसका क्या होगा, अधिक की पूंजी, निर्गमित पूंजी, याचित पूंजी या प्रदत्त पूंजी। ओके, तो याद रखिएगा जब एक सूत्रधारी कंपनी किसी अन्य कंपनी की क्षमता अंश की पूंजी, क्षमता अंश पूंजी के आधे से अधिक मालिक हो तो वो प्रदत्त पूंजी कहलाएगी, यानी कि ऑप्शन डी। 81 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक निजी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। एक निजी कंपनी अपना व्यवसाय कैसे प्रारंभ कर सकती है, समामेलन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे ही कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपने व्यापार को प्रारंभ कर सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। पराक्राम्य विलेख अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 131 निम्नलिखित में से निम्नलिखित तक को सुरक्षा देती है। क्लियर, तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 131 है वो किसको सुरक्षा देती है, ये आंसर आपको करना है। तो याद रखिएगा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 131 है वो वसूली बैंकर को सुरक्षा देती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आपसे क्या कह रहा है। संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है क्या कहलाता है। क्लियर, संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है वह क्या कहलाता है आपका, तो वो याद रखिएगा संगठन की संस्कृति के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे ध्यान दीजिए। 84 आपसे कह रहा है फर्म द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन में सकारात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य निम्नलिखित में से के कारण नहीं होता है। यानी कि फर्म द्वारा परियोजना के मूल्यांकन
के सकारात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य निम्नलिखित के कारण नहीं होता है। क्लियर? इसका आंसर आप लोगों को करना है, तो इसका याद रखिएगा, जो अमूर्त लाभ होता है आपका उसके कारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। एक्चुअली देखिए एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग देख लें, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में रिपीट हो तो आप लोग इजीली कर सकें, क्योंकि अक्सर रिपीट होता है और इसी पैटर्न पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकें। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर करता चला जा रहा हूँ। और बाकी डेफिनेशन के लिए पूरा अच्छा सा मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसका सारा का सारा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग थ्योरी MCQ दोनों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हमारे क्लासेस पे चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि पूंजी नियंत्रण के अंतर्गत परियोजनाएं विभाजनीय हैं तो उपयुक्त परियोजना मूल्यांकन पद्धति है। ठीक, यानी कि पूंजी नियंत्रण के अंतर्गत जब परियोजनाओं का विभाजनीय हो जाएगा तो परियोजना मूल्यांकन पद्धति इसमें से कौन सी बनेगी, उसका आंसर आप लोगों को करना है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, लाभदेयता सूचकांक पद्धति के माध्यम से वह योजना होगी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आपसे क्या कह रहा है। व्यापार चक्र का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? व्यापार चक्र का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका हिग्स का व्यापार वक्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए आपसे क्या कह रहा है। परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय की दर होती है। परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय की दर होती है, उसका आंसर आप लोगों को करना है। तो ये याद रखिएगा, विनियोजित शुद्ध पूंजी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 आपसे क्या कह रहा है। जब मांग का नियम क्रियाशील होता है तब, जब मांग का नियम क्रियाशील होता है तब क्या होता है, मांग वक्र नीचे की ओर गिरता वक्र होता है। याद रखिएगा, जब मांग का वक्र क्रियाशील होता है तब मांग वक्र नीचे की ओर गिरता होता है। 89 देखिए। स्थायी कार्यशील पूंजी सामान्यतः वित्त पोषित होती है। स्थायी कार्यशील पूंजी सामान्यतः वित्त पोषित होती है, तो ये दीर्घकाल पूंजी निधि द्वारा होती है। जो आपकी स्थायी कार्यशील पूंजी होती है वो सामान्यतः दीर्घकाल पूंजी निधि द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए। बाजार मूल्य पद्धति में अंशों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रतिफल की सामान्य दर निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि बाजार मूल्य पद्धति में अंशों के मूल्य की जो निर्धारण करना होता है, ठीक, तो उसके लिए जो अंशों के मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिफल की जो समान दर होती है उसको निर्धारित करते समय किस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। अंतर्ग्रस्त जोखिम की कोटि, इसको भी रखना चाहिए। श्रेष्ठ पूंजियों पर श्रेष्ठ प्रतिभूतियों पर ब्याज की चालू दर, पूंजी की भारित औसत लागत या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी देखिए बन जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए आपसे क्या कह रहा है। उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक है, ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, ये हमेशा याद रखिएगा, mu1/mu2 इज इक्वल टू px/py होना चाहिए। यानी कि mu(x/mu(y इज इक्वल टू px/py। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 92। यदि वस्तु y की कीमत बढ़ती है तथा x की कीमत समान रहती है तो ऐसी स्थिति में x की मांग बढ़ती है, तो यानी कि यदि ये किसी परिस्थिति में y की देखिए क्या और ये कीमत बढ़ रही है लेकिन x की कीमत समान रह रही है, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में x की मांग बढ़ती है तो तब क्या कहलाएगा वो, ठीक। तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में x जो होगा y का वो सब्स्टिट्यूट गुड्स बन जाएगा, यानी कि x y की स्थानापन्न वस्तुएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि प्रारंभिक स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक आपका 2,45,000 रुपये दे रखा है, हम लोगों ने परचेस कर रखा है, खरीद की है 15,000 रुपये की, बिक्री आपका दे रखा है देखिए 17,40,000 रुपये, तथा सकल लाभ दर बिके हुए माल की कीमत पर 20% हो तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना होगा। क्लियर? तो इसका क्लोजिंग स्टॉक देखिए आएगा आपका 3,53,000। ओके, सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेरा पर्सनल टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। बोनस अंश नहीं घोषित किए जा सकते, जो बोनस शेयर होता है वो नहीं घोषित किया जा सकता है, कहाँ से भैया,
तो ये याद रखिएगा, स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के निर्मित कोष से कभी भी बोनस शेयर का डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कह रहा है आपसे। तरलता अनुपात अधिक महत्व रखता है। जब तरलता अनुपात यानी कि लिक्विडिटी रेशियो आपका कब अधिक महत्व रखता है? जब वित्तीय संस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्रय किया हुआ माल जो अभी मार्ग में है प्रभावित नहीं करता है। यानी कि कोई ऐसा गुड्स जिसको अभी आप परचेस कर चुके हैं लेकिन अभी वह मार्ग रास्ते में अभी आप तक पहुंचा नहीं है, तो वह किसको प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, आपूर्तिकर्ता के खाते को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहीं पे सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। और ये क्लास देखिए कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, ठीक, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। फर्म के में अनुकूलतम नकदी धारण निर्धारित करने के लिए स्कंद प्रबंध की मितव्ययी आदेश मात्रा यानी कि ईओक्यू को अनुपयुक्त करने का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? यह आपको आंसर करना है। तो याद रखिएगा, ईओक्यू को अनुप्रयुक्त करने का जो मॉडल था वह जो प्रस्तावित किया गया था वो आपका विलियम जे बोमेल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, तरलता संकट सूचित करने के लिए समुचित अनुपात है। क्लियर। तरलता संकट सूचित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा समुचित अनुपात है वो कौन सा अनुपात है? तो अम्ल परीक्षण अनुपात यानी कि एसिड लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो ही कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 99, प्रतिदर्श सांख्यिकी यानी कि सैंपल स्टैटिक्स और उसके संगत समष्टि प्राचल के बीच अंतर है। क्लियर। जो प्रतिदर्श सांख्यिकी है तथा उसके संगत समष्टि प्राचल के बीच जो अंतर होता है वह अंतर क्या कहलाता है? आपका प्रतिचयन त्रुटि कहलाता है। और कॉमर्स का देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, विपणन मिश्रण यानी कि मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा जिसमें विपणन के 4 P आते हैं, किसने विकसित किया था? यानी कि मार्केटिंग में 4P कॉन्सेप्ट जो होता है वो किसने क्या बोलते हैं विकसित किया था? तो ये आप याद रखिएगा, मैकार्थी ने किया था, ई जेरोन मैकार्थी ने। क्लियर। तो हम लोगों ने देखिए क्या बोलते हैं इसके भी सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। कॉमर्स के भी आज 2014 के देखिए, वेट अ सेकेंड, कॉमर्स के भी देखिए हम लोगों ने क्या किए, 50 क्वेश्चन टोटल कर लिए। कब के? 2014 के पेपर के। किस पेपर के? देखिए जो हमारा 6 जुलाई को परीक्षा है, 6 जुलाई को जो हमारी परीक्षा उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो हमारी 6 जुलाई को प्रस्तावित है, तो ये कॉमर्स सेक्शंस के बच्चों के लिए भी देखिए 2014 के हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2015 के क्वेश्चंस को इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। तो इसी तरह क्लास पे बने रहिए आप लोग। 3 बजे वाली क्लास भी देखी हो गई और ये 6 बजे वाली भी क्लास हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मैक्सिमम शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें और वो अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सकें। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।